गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। और ये हफ्ते का है पहला दिन, काम वाले हफ्ते का पहला दिन है, मंडे मुबारक। और उम्मीद है कि सब लोग एनर्जेटिक होंगे। वैसे होता ही है कि पीर वाला दिन थोड़ा सुस्ती वाला होता है, लेकिन खबरें इतनी धमाकेदार हैं कि जो सुस्ती सुबह के वक्त चढ़ी हुई थी ना, वो खत्म हो गई है। और इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है महक, एक बार फिर नाम लेना भूल गई, तो ये है महक, मैं हूँ फैसल। और पनामा के बाद अब है पेंडोरा। इन लीक्स ने दुनिया भर की सियासत में हलचल मचाई हुई है। ICIJ के जारी करदा पेंडोराज पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख लीक्ड फाइल्स मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया है कि इन लीक्स में शामिल शहरियों से तहकीकात होंगी और कोई कसूरवार हुआ तो कार्रवाई भी होगी। PTI के अब्दुल अलीम खान का कहना है कि FBR के सामने इन तमाम असासे को उन्होंने जाहिर किया हुआ है, वही कंपनी और असासे हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन में भी तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नई धमाका लीक्स में उनकी एक ही कंपनी, उसको नई दरियाफ्त बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही कंपनी मुख्तलिफ लीक्स में हर बार कैसे दरियाफ्त हो जाती है। मतलब जब मैं कल देख रही थी, कल 9:30 बजे के करीब जब ये लीक्स फाइल्स आती हैं, तो फिर एक शख्स जिसका पहले भी नाम आता है उसका भी नाम आ जाता है, तो क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई तहकीक नहीं की गई थी? क्या and that too a declared company, हाँ, ना? और फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि पहले इस बात की जांच पड़ताल कर ली जाए कि लीक होने वाली जो बड़ी दरियाफ्त को असासों में पहले से जाहिर किया गया है या फिर नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने तहकीकात की है, जिन्होंने इस पर काम किया है, या तो शायद वो बहुत जल्दी में थे या फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर गए। इसके अलावा इन पेंडोरा पेपर्स में बहुत से सरबराहान मुमलिकत के नाम भी सामने आए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के हुक्मरानों की ऑफशोर कंपनीज भी शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम भी ऑफशोर कंपनी बनाई गई है। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। जो ये कल हमने देखा कि पेंडोरा लीक्स और बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स है खुला है, PTI जो है इसका क्या स्टांस होगा अब आगे चल के? क्योंकि खान साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि जिन जिन का नाम आएगा शफाफ तहकीकात होंगी, फिर काम आगे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने एक वाज़ेह बयान दे दिए, उसके बाद तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे बतौर शेख रशीद पूछना चाहती हैं जी जी, तो जितना शोर डला हुआ था, वो क्या कहते थे, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये नॉन से ही नाम है, कोई इसमें सरप्राइज तो नहीं हुई। और वो कुछ लोग सफाइयाँ भी दे रहे हैं, उनके ख्याल में ये जायज़ बात है। तो ये टेक्निकल किसी फिनांस के बंदे से पूछें कि ये क्या होता है, और कि मैं तो पॉलिटिकली काम को समझता हूँ, इस काम को तो मेरी इतनी समझ नहीं है कि ये क्या होता है। तो शेख साहब, अगर आप पॉलिटिकली समझते हैं तो ये बताइए कि टाइमिंग इन लीक्स की कैसे देखते हैं? टाइमिंग लीक्स की कोई असर नहीं छोड़ सकी। जो ख्याल था, जो मैं सोच रहा था, मुझे तो कोई, मैं समझता था कि बहुत शोर गुल होगा और बहुत, इसमें कोई नहीं है। जो लोग हैं उनको प्राइम मिनिस्टर टांग दें, उनके खिलाफ एक्शन ले, आईनी और कानूनी, और उनको उनसे पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कह चुका है, तो फिर तो अब इसमें कोई जान नहीं रहेगी ना। जिसका नाम है वो बताए कैसे गए हैं और क्यों गए हैं, सही, तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। मेरा ख्याल है, जो मुझे अपनी राय आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे नाम आ रहे थे कि ये नाम तकरीबन ऐसे ही हैं जो पहले भी मंडी में गर्दिश कर रहे थे जी। अच्छा तो, शेख साहब, जी 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 जी, अच्छा शेख साहब, जैसे हम बात करते हैं हमेशा हुकूमत के स्टांस की कि वो कहती है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई ऐसा नाम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई हो या मुल्क का पैसा बाहर भेजा हो। हमने देखा कि जब पनामा पेपर्स से तो कहा यह गया था कि पहले इस्तीफ़े दे दो, तहकीकात हो जाए, फिर आके वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ जाओ। इस दफ़ा भी हम यही देखेंगे। हम देख रहे हैं कि कल काबीना का एक बड़ा इजलास भी है, तो जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जिनका ताल्लुक PTI से है, वो अब ना हमें कल शामिल नजर आएंगे। पहले वो इस्तीफ़े देंगे, तहकीकात होंगी, फिर आके वो अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे। कल कैबिनेट हो जाए ना, फिर मैं समा में बात कर दूंगा। अभी तो मुझे आप तो कह रही हैं खास सुबह सुबह, अभी मैं इतना बड़ी बात नहीं कर सकता। लेट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ही इज द कैप्टन ऑफ द पॉलिटिकल टीम, और वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इस मसले को समझते हैं, और कल बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड उन्होंने लिया है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। क्या निकलेगा, वेट एंड सी। और शेख साहब, ये एक बड़ी अहम चीज़ है सबको समझना भी कि ऑफशोर कंपनी रखना बज़ाते खुद इलीगल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस
आपने जो है उसको डिक्लेयर ना किया हो, ठीक है ना? ये तो मैंने टीवी पे सुना है कल जी। तो अगर वो चीज़ डिक्लेयर्ड है और ये वाली चीज़ें हैं, और जैसे कि कई लोग कह भी रहे हैं कि जी हमने ऑलरेडी ये डिक्लेयर की हुई है, तो ये भी इस एक फैक्टर तो ज़रूर आएगा। जो जिसने डिक्लेयर की हुई है वो क्लियर है, जिसने नहीं की हुई है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। जनाब हम आपको भी तफसीलात बता रहे हैं। कल हमने देखा कि रात 9:30 बजे के बाद लगभग कोई 1 बजे तक हर टीवी चैनल पर एक ही शो था, वो था जनाब जो ये पेंडोरा पेपर सामने आए हैं, जो पेंडोरा लीक सामने आई है और इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम डिक्लेयर कर चुके हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ वज़ीर ख़जाना साहब की, जैसा कि अगर मैं बात करूं अलीम खान की, और एक ही कंपनी को बार बार जाहिर कर देना ये बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करता है। और बार बार ये कहना कि बार बार ये बातें होना कि जब नाम सामने आ जाता है तो तहकीकात नहीं होती, और जब तहकीकात नहीं होती तो फिर यकीनन इस तरह की नाअहली का मुजाहरा भी किया जाता है। लेकिन कल हमने देखा फैसल कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्या सर ये जो जितनी भी लीक फाइल्स आई हैं, कहा यह जा रहा था कि शायद बहुत बड़ा भौचाल ये पैदा कर देगी पाकिस्तानी सियासत में, बट आफ्टर वज़ीर आज़म स्टांस कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए वज़ीर आज़म का स्टांस तो जाहिर है कि उनकी सारी जदोजहद जो रही है वो रही ही करप्शन के खिलाफ है, और बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे वापस लाना एक बहुत बड़ा हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका एक मुद्दा है। अब अगर आपको याद हो और आप यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म साहब का खिताब का टुकड़ा सुनवा सकें, तो उनका जो खिताब के 4 हिस्से थे। पहला हिस्सा ज़ाहिर अफगानिस्तान के ऊपर था, कश्मीर था, फ़लस्तीन था, और जो चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट था और एनवायरनमेंट थी। फिर उसके बाद वो पैसा जो गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का यूनाइटेड नेशंस में भी, और इससे पहले आपको याद होगा जब अमीर मुल्कों के साथ उन्होंने अपील की थी कि ये जो सिलसिला है कि गरीब लोगों के पैसे, गरीब मुल्कों के पैसे उनके करप्ट हुक्मरान गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले को रोकने की एक आलमी एफर्ट की ज़रूरत है। और ये तो असल में जो कुछ भी है, पैनामा हो या ये पेंडोरा हो, ये तो वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को तक़वियत देते हैं और एक आलमी मुहिम की ज़रूरत है इन सरगर्मियों को रोकने के लिए। बेशक। अच्छा फवाद भाई, ये तो आपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी ना, मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में, जैसे कि अभी शेख साहब भी फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे अपने 2 सेंट्स ज़रूर हमसे शेयर करें। क्या समझते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या समझती है कि ये जो टाइमिंग है इनका आना, इसको आप कैसे देखते हैं? टाइमिंग तो हर वक्त जब भी कुछ ना कुछ आता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है। मेरा ख्याल ये है कि टाइमिंग बिल्कुल सही है। इसमें जो लोग जिनके नाम आए हैं उन्हें अपना जो है वो कानूनी तौर के ऊपर जाहिर है कि ऑफशोर कंपनी आप बनाएं, उसको पाकिस्तान में डिक्लेयर करना जरूरी है, उसका बिजनेस यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी है। अब जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और पाकिस्तान में रिटर्न्स में जमा डिक्लेयर नहीं की, वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो मुल्ज़िम है और उनको उसके मुताबिक सजा जा मिलनी चाहिए। सही। अच्छा फवाद साहब, हमने गुज़श्ता रात को देखा कि मरियम नवाज़ के साहिबजादे का नाम भी था, जुनैद सफदर का, जो कि मुताद्दिद चैनल्स पर भी चला, जिसकी बाद में तरदीद भी हुई। ये जब हम बात करते हैं कि PTV ने चला दिया, दीगर निजी चैनल्स ने चला दिया, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये चलाया मैं उन्हें अदालत तक लेके जाऊँगी, इसके अंदर हकीकत क्या है, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए PTV ने तो बिल्कुल भी नहीं चलाया। PTV के ऊपर तो ना खबर चली, ना जो है उनका कोई टिकर जो है PTV के ऊपर चला। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स में जो है वो ये खबर चली, और अपरेंटली लग ये रहा है कि किसी ने PTV का फेक सोशल मीडिया पे बैनर बना के उसके ऊपर ये टिकर बना के चलाया, जिसको टीवीओ ने तहकीकात के बगैर जो है वो पिक कर लिया। जी जी बिल्कुल। अब ये वो फेक न्यूज़ है जिसके ऊपर मैं इतने दिनों से ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें लॉज लेके आने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और उसकी सबसे बड़े मुखालिफ जो हैं वो प्राइवेट मीडिया हाउसेस ही रहे हैं, कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अब जब आप लॉज बनने नहीं देंगे
तहकीकात का आपका कोई मैकेनिज्म होगा नहीं, तो फेक न्यूज तो जाहिर है फिर फैलेगी। और मॉडर्न जो एरा है इंफॉर्मेशन का, इसमें सबसे बड़ा मुश्किल ही फेक न्यूज और रियल न्यूज को डिस्टिंग्विश करना है, अलहदा करना है। और हर सहाफ़ी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश करे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे मजीद तकवीत मिलती है हमारे मौक़िफ़ को कि ये लॉज जो हैं लेके आने चाहिए। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़, एक ऐसा माहौल बनाया गया, ख़ास तौर पे पिन पॉइंट किया गया कि जी 700 पाकिस्तानियों के नाम हैं। एब्सोल्युटली खान साहब की भी यही उनका विजन है कि अगर कोई ख़राब चीज़ है तो कोई उसमें लिवरेज नहीं मिलेगी। बट आप उसमें देखिए कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों के नाम है, पूरी दुनिया से नाम आए हुए हैं और पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत के नाम आए हुए हैं। तो इसको इस तरीके से पोर्ट्रे और प्रेजेंट करना कि जी 700 पाकिस्तानी, डू यू थिंक कि इस तरह का पोर्ट्रे करना चाहिए था? पाकिस्तान का नाम दुनिया में इस तरह जाना चाहिए था? देखिए जी, ये जो मामला है एक सनसनी फैलाने का, और जिस तरीके से इसको पहले ये 2-3 जो सहाफ़ियों की ने अपना एक करने के लिए पूरी दुनिया में इसके ऊपर कोई इस तरह से हमने देखा ही नहीं है कि बगैर तहकीकात किस तरह की सनसनी फैलाई जाए और वो मामला जो है वो किए जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि हाइप अप तो किया गया और इसमें यकीनी तौर के ऊपर नाम जो है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे नाम जो हैं वो भी हम तहकीकात होंगी, अभी देखेंगे कि उसमें डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज कितनी है और अनडिक्लेयर्ड जो है वो कितनी है। मसलन जो सीनियर मिनिस्टर फॉर एग्जांपल नाम आ रहा है अलीम खान साहब का, अलीम खान का जो नाम है वो ऑक्सफाम होम कंपनी, वो कोई 6 महीने क्या, जब हुकूमत बनने के 4 महीने बाद से जो है वो डिक्लेयर भी है, पहले भी डिक्लेयर है, अब वो बार बार वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो एक ही कंपनी का नाम बार बार ये कहना कि वो डिक्लेयर नहीं है और उसको उस तरह से देना, वो फिर नामुनासिब है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें यकीनी तौर के ऊपर इस तरह के लैप्सेस भी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, आप नया दिन के साथ थे और इससे पहले शेख रशीद साहब से भी हमने गुफ्तगू की। फवाद चौधरी साहब की भी आप राय सुनी कि किस तरीके से ये तमाम तर रात में 9:30 बजे के वक्त में पनामा के बाद अब पेंडोराज लीक्स आई हैं और इस पर हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जिसकी भी जो कंपनी है और जो डिक्लेयर्ड नहीं है या फिर जो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उस पर ज़रूर ये तमाम तर चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी और इसके हवाले से कल एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग भी है। तो फिर क्या होगा ये तो कल ही वक्त बताएगा। बट जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी जो भी टाइमिंग थी इसकी, दैट्स नॉट क्वेश्चनेबल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर तो कोई इस तरह की मैल प्रैक्टिस हुई तो फिर उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और ज़रूर जो है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। और अगर हम याद करें 2016 को, तो उसमें जारी होने वाले पनामा पेपर्स में 444 हमने देखा कि पाकिस्तानियों के नाम थे, जबकि पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। जैसा कि हमने बात भी की ना फवाद साहब से कि बार बार ये कह देना कि 700 से ज़ायद पाकिस्तानी, 700 से ज़ायद पाकिस्तानी, ये कैसा इमेज पोर्ट्रे करते हैं जो कि काबिल कबूल भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इंतहाई अफसोस के साथ आपको हम ये खबर देंगे, उमर शरीफ साहब जिनकी हम बेहतरी के लिए, उनकी सेहत की बेहतरी के लिए हम दुआएं करते रहे, लेकिन दहाइयों तक हंसी बिखेरने वाली ये शख्सियत अब हम में मौजूद नहीं है। और जब हम उमर शरीफ साहब का नाम लेते हैं तब यकीन नहीं आता कि एक इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा जो कि रोने वालों को हंसा देता था, अब हम में नहीं रहा। उमर शरीफ का जसद खाकी कल सुबह जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। उनके बेटे के मुताबिक उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें उनके अहाते में उन्हें दफन किया जाए। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और शोबिज़ शख्सियात ने उमर शरीफ के अहल खाना से ताज़ियत की है। हैदर अली अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान भी किया गया है। वो कहते हैं ना कि एक दुनिया एक स्टेज है और स्टेज के बड़े नाम आहिस्ता आहिस्ता करके हमें छोड़ते जा रहे हैं। कल जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था उससे 10 बरस पहले जो था वो मोइन अख्तर साहब जो है वो इंतकाल कर गए थे और कुछ ही अरसे में बड़े बड़े नाम जिनमें सिकंदर सनम हो गए और बकरा किस्तों पर अगर आपने सब नहीं देखा हुआ अगर क्या
तो उसमें शिरानी साहब का किरदार था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी छोड़ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो दुनिया के स्टेज से स्टेज के बड़े नाम जाते जा रहे हैं। फवाद उमर कहते हैं कि उनके वालिद जैसा कोई नहीं था। अहलिया ज़रीन गज़ल ने मुफ्ती तकी उस्मानी से नमाज़ जनाजा पढ़ाने की अपील की है। इस पर चल के आगे भी बात करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में गुर्बत में खात्मे के लिए 1400 अरब रुपए के कर्ज 37 लाख घरानों को दिए जाएंगे। ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इफ्तिताह की तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। एक और अहम खबर है जो आपको देनी है, बुलडोज़र सिर्फ इमारतें ही नहीं गिराते, अब बारात भी लेकर आते नजर आते हैं। हुंजा के इलाके गोचाल में दुल्हा और दुल्हन के बुलडोज़र बारात ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वैसे हम अक्सर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आता था बारात के लिए, लेकिन अब ये बुलडोज़र आ रहा है। बहुत हैवी शादी है भाई, बहुत हैवी और माशाल्लाह खूबसूरत भी शादी है। हुंजा का सिविल इंजीनियर दुल्हा बुलडोज़र पर दुल्हन को बया लाया और सोशल मीडिया पर तो इस अंदाज को खूब तवज्जो मिल रही है। लेकिन हाल ये इत्तलात ये भी हैं कि दुल्हा दुल्हन का तामीराती मशीनरी पर फोटो सेशन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा महंगा, जो एक्सकेवेटर ऑपरेटर है उसको महंगा पड़ गया है। इस पर नोटिस निकल गया है। मामले का मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल गोजाल ने नोटिस ले लिया है और एक्सकेवेटर ऑपरेटर से वजाहत तलब कर ली है। और मेरे ख्याल से दे मस्ट बी सम सैनिटी, बिकॉज आज बुलडोज़र पे लाए हैं, कल ट्रैक्टर पे ले आएंगे और परसों पे पता नहीं क्या होगा। खैर, ज़्यादा बात करना जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है वैसे महक, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं करता और अच्छा भी पकाता है। प्रेशर कुकर की ये खूबियाँ नौजवान को इतनी भाई कि उसने हमेशा भर के लिए प्रेशर कुकर को चुन लिया। सिर्फ चुना नहीं है, और ऐसा चुना है कि उसने शादी कर ली। यार मतलब सोचें, मैं जो अभी क्या बताऊं मैं आपको, अनोखा कारनामा ये है, इसको कारनामा ही कहेंगे। ये इंडोनेशिया के एक शख्स ने सरअंजाम दिया है, खैरुल इनाम इनका नाम है, और चावल बनाने वाले कुकर से इन्होंने शादी कर ली है। सोचे, कोई बुलडोजर पे बारात ला रहा है, कोई कुकर से शादी कर रहा है। जिन लोगों, मतलब मुझे लगता है शायद भाई साहब को बहुत जल्दी थी शादी की, बहुत देर हो चुकी थी शादी हो नहीं रही जल्दी दुनिया भर की तवज्जो इस अनोखी शादी पर उस वक्त मरकूज हुई जब इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई, जिनमें देखा गया कि खैरुल इनाम गले में हाथ डाले तैयार खड़ा है, जबकि उसके साथ हल्के सफेद रंग का कुकर भी मौजूद है, जिसके ऊपर दुल्हन की तरह सफेद रंग का कपड़ा। मजे की बात यह कि वो साइन भी कर रहे हैं इस पे, मतलब कुकर की तरफ से कौन आया होगा साइन करने के लिए? शायद जिससे कुकर खरीदा हो, हाँ, वो मालिक आ सकते हैं। सोचें, मतलब कि वो लोग जो ये देख रहे हैं वो इसको बड़ा एंजॉय करोगे, खास तौर पे मर्द हजरात। वो शौहर को नहीं पकाएगा, वो खाना पकाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ, क्या जो खवातीन है, जो बीवियाँ हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत पकाती हैं, या बहुत बातें करती होंगी जब ये आ गया कि कुकर से शादी कर लो? मतलब ये तौहीन है अपनी बीवियों की। सोचें, जो कर रहे हैं वही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बरतानिया सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तानी मुसाफिर अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ बरतानिया का सफ़र कर सकेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने तस्दीक करते हुए बताया कि नादरा की जानिब से जारी होने वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब बरतानिया में काबिल कबूल होंगे। इससे कबल बरतानिया अपनी मंजूर शुदा वैक्सीन की फहरिस्त समेत पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन को कबूल नहीं करता था। अच्छी बात है कि इस दौर में भी जिसमें कोविड-19 की वेव्स आती जा रही हैं, वो अब उसमें हमें तब्दीली और तब्दीली के साथ साथ बेहतरी भी नजर आ रही है। इवन अब मैंने देखा कि पाकिस्तानी को उम्रे की भी इजाज़त मिल गई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम चीज़ें बेहतरी की जानी हो रही है। अभी हमने करना ये है कि फैसल एक ब्रेक ले लेते हैं। yes, sure. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शो के इस हिस्से में हम बात करेंगे उस शख्स की जो उदास चेहरों पे हंसी ले आता था, और आज जब वो शख्स नहीं है तो आज सारे ही चेहरे उदास हैं। हंसी, कहकहों, ज़राफ़त के बादशाह उमर शरीफ। ख्वाहिश के मुताबिक उमर भाई का जसद खाकी दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में मदफन किया जाएगा। अहलिया ज़रीन गज़ल ने मुफ्ती तकी उस्मानी से नमाज जनाजा पढ़ाने की अपील की है। उमर शरीफ की ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पर आने वालों का तांता भी बंधा हुआ है। उमर शरीफ का जसद खाकी मंगल के सुबह पाकिस्तान लाया जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मौत ने उनके चाहने वालों को सोगवार कर दिया है। यही वजह है कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। साथ ही अदाकार हों या समाजी, मजहबी या सियासी शख्सियात, सब ही उमर शरीफ की जुदाई पर मगमूम हैं। उमर शरीफ के बेटे फवाद उमर को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके वालिद उन्हें दागे मुफारकत दे चुके हैं।
हम नहीं भूल सकते अब्बू को, जिन्होंने हमें बहुत प्यार किया, जिन्होंने हमें पाला है, सबको मदद की है, बहुत लोगों को हेल्प किया है। लेकिन मुझे इस बात में दुख हुआ है कि वो कैसे चला गया, मुझे यकीन नहीं है। मारूफ स्टेज आर्टिस्ट शहजाद रजा और सलोमी का कहना था, उमर शरीफ का कोई सानी नहीं, उनकी मौत किसी सानहे से कम नहीं है। न कभी उसकी मौजूदगी में कोई उमर शरीफ आया, ना उससे पहले कोई उमर शरीफ था। उमर शरीफ, मिस यू। उमर शरीफ, मिस यू। यहाँ उमर बैठा होता था, यहाँ उमर होता था, बस अजीब सी कैफियत है। बस मेरा तो अजीब सा हाल है कल से। उमर शरीफ ने अपने साथ खड़ा किया तो आज हम इस काबिल हो गए कि हम अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत थी, वो टीचर थे। पीटीआई का वफ्द भी ताज़ियत के लिए उमर शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचा। खुर्रमशेर जमान का कहना था, उमर शरीफ ने पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश काम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के बहुत करीब थे उमर शरीफ साहब, और उसकी सबसे बड़ी वजह, जो ख़ास वजह थी, उनका जो रोल शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग करने का था, वो एक बहुत अहम किरदार था। सीनियर अदाकार के इसाले सवाब के लिए उनकी रिहाइशगाह पर फातह ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। जर्मनी के अस्पताल ने उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। क्लियरेंस के बाद जसद खाकी मंगल की सुबह वतन वापस लाया जाएगा। उमर शरीफ की तदफीन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। उमर शरीफ को आर्ज़ाए क़ल्ब के इलाज के लिए बज़रिया एयर एम्बुलेंस अमरीका ले जाया जा रहा था। जर्मनी में डायलिसिस के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और दिल के दौरे के बाइस वो खालिक़े हकीकी से जा मिले थे। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो रेहान अहमद की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। उमर शरीफ की ज़िंदगी के पहलुओं को समझने के लिए हमने रब्ता किया है मारूफ अदाकारा मीरा जी से। मीरा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। मीरा जी, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। उमर शरीफ साहब का इंतकाल, ये वो हम कहें कि खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। दुनिया ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, तो आपकी नज़र में कितना बड़ा नुकसान है ये? उमर शरीफ साहब बरे सगीर के बहुत बड़े कॉमेडियन, किंग ऑफ कॉमेडी, बहुत बड़े एक्टर थे, स्टार थे। एशिया के सबसे बड़ा सितारा, इस खित्ते का सबसे बड़ा नाम उमर शरीफ। वो अपने काम के उस्ताद थे, बादशाह थे। काम के हवाले से, टैलेंट के हवाले से कॉमेडी किंग थे वो। उनका कोई सानी नहीं था। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया। उमर शरीफ जैसे बड़े नाम और बड़े लोग मैंने बहुत कम है इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बहुत ही अफसोस। अल्फाज मध्यम पड़ जाते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। किन लफ्ज़ों से उमर शरीफ साहब का जिक्र करें? लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। मीरा, आपकी उमर भाई से कई बार मुलाकातें भी हुई हैं, किसी शो पे भी। इसके अलावा जब वो अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो आप उनकी कई बार मेहमान भी रही हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। क्या शख्सियत थी उमर भाई की? उनके साथ गुजरे हुए पल, उनके साथ गुजरा हुआ वक्त
हमें पता ही नहीं चलता था कि हम काम कर रहे हैं, काम का पता ही नहीं चलता था, ना वक्त का पता चलता था। बस दिल चाहता था कि वो बैठे रहें और लम्हे वक्त गुजरता रहे। बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक थे, बड़े फनकार, बड़ा दिल, बड़ी सोच, दिल के बादशाह, इंसान बहुत बड़े, सोच बहुत बड़ी, खुला दिल, लोगों के काम आना, मदद करना, अपने कोलीग्स को, अपने साथी आर्टिस्टों को एक अच्छा माहौल और गाइड करना, समझाना। मेरा इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा जो थे उनको पहचान दी उमर भाई ने। आप क्या समझती हैं कि स्टेज ड्रामों को दोबारा से वो मकाम हासिल होगा जो उमर शरीफ साहब के दौर में था? देखिए, उमर शरीफ साहब के दौर में स्टेज की अहमियत थी, इज़्ज़त थी, स्टेज की रिस्पेक्ट थी, काम नज़र आता था। स्टेज के जब स्टेज होता था तो काम नज़र आता था, मज़ा था। अब तो स्टेज एक गंद, एक आई एम सॉरी, स्टेज बहुत गंदी जगह है। शर्म आती है थिएटर जाते हुए। स्टेज मुकाम, स्टेज, उमर शरीफ साहब ने स्टेज को इज़्ज़त दी। उनका वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, ऑडियंस के साथ अच्छा मीरा, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि उमर साहब ने आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि अपने होस्ट करदा शो में एक मेहमान मदऊ किया, तो क्या यादें हैं आपकी उस प्रोग्राम से, किसी भी प्रोग्राम से? एक्चुअली यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल और दिमाग पर बोझ हैं कि बहुत जल्दी चले गए। तो यादें तो बहुत हैं। मैं जब इस दुख से और इस तकलीफ़ से बाहर आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं लिखूँगी अपनी डायरी में उनके साथ गुज़रा हुआ वक्त, उनके साथ जो काम किया। बहुत काम किया उमर शरीफ साहब के साथ, और हमने बहुत सारे इंटरनेशनली स्पेशली अमेरिका में उमर शरीफ साहब के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा, काम किया। और मेरा, जिस तरह के आप कह रही हैं कि आपने जो उनके साथ काम किया वो यकीनन आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो जूनियर्स के लिए वो वालिद का मकाम रखते थे। बहुत से फ़नकारों को उन्होंने ना सिर्फ सिखाया, बल्कि आज हम देखते हैं बहुत से फ़नकार उनके अंदाज़ को कॉपी करते हमें नज़र आते हैं। क्या आपको कभी उमर शरीफ साहब से कुछ ऐसा सीखने का मौका मिला जिसके बारे में आप ये सोचते हो कि ज़िंदगी भर मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई करना है, इसको लेकर चलना है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उनसे बहुत सीखा। उनसे मैं, वो फ़िल्म बनाना चाहते थे, मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, और वो कहते थे कि उनकी तबीयत बेहतर होगी, वो ठीक हो जाएंगे तो हम एक फ़िल्म, कॉमेडी फ़िल्म बनाएंगे। कहते हैं ना, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। उमर शरीफ से पहले मोइन अख्तर, इन समेत कई नामवर फ़नकार अब हमें छोड़ के दार फ़ानी से कूच कर गए। क्या वजह है कि हमें उनका मुतबादिल नहीं मिला? और मौजूदा दौर में जो ड्रामास या फिल्म्स बन रही हैं, इसे कैसे देखती हैं आप? उमर शरीफ और मोइन अख्तर बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने लोगों को सिखाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इदारा ही नहीं है आर्टिस्टों के लिए। जब
एक्टर रिटायर होते हैं या वो मैच्योर और जब सिखाने के काबिल होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इदारा ही नहीं जहाँ वो बैठ सकें, उनके ऑफिसेस हों और वो लोगों को सिखा सकें। आर्टिस्टों के ऑफिसेस होने चाहिए। तो कैसे जो उमर शरीफ साहब, इसलिए कि अगर उन्होंने लोगों को उस तरह से सिखाया होता या अपने अंदाज तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट हमारे मुल्क में आर्टिस्ट एक वो पौधा है, ना कोई देखभाल करने वाला है, ना पानी देने वाला है। तो आर्टिस्ट हमारे मुल्क में लावारिस है और यतीम है, और एक वो पौधा है जिसको कोई पानी देने वाला नहीं और ना ही कोई देखभाल करने वाला। और मेरा यकीनन आप समेत हम सब उनके ड्रामे बहुत ज़्यादा शौक से देखते थे। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? उमर शरीफ साहब के सारे मैं शोज़ शौक से देखती हूँ, और उनके स्टेज पर जो उन्होंने बकरा किस्तों पर, तो बहुत सारे उनके प्लेस हैं जो मैंने देखे हैं, और उनकी होस्टिंग का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद था, बातें करने का, और बड़े दिल से उन्होंने शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग, जो हमने बहुत सारे शोज़ किए एक साथ, फ़ंड रेजिंग जो की गई शौकत खानम के लिए, तो बहुत सारे हमने शोज़ पर मैं उनके साथ थी। अच्छा मीरा, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आई थिंक जब एक स्टार बहुत बड़ा स्टार होता है तो वो आई थिंक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, और ना ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, उस दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। असल तब्दीली तब आएगी जब पाकिस्तान में एक फ़नकार को इज़्ज़त मिलेगी, और मुकाम मिलेगा, और जब गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे और फ़नकार को हमारी गवर्नमेंट है वो फ़नकार को संभालेंगे। बहुत शुक्रिया मीरा। यकीनन जिस तरह आप दिल गिरफ्ता है, उस तरह पूरी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और वो तमाम तर लोग जो उमर भाई के मद्दाह थे और जो नहीं भी थे, वो सब इस शख्स के चले जाने से बहुत ज़्यादा उदास हैं। आगे बढ़ते हैं, शो में आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की दुनिया से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया है। T20 क्रिकेट में तेज़ तरीन 7,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मज़ा तो ये आया कि जब ये फॉर्म जो है वो वर्ल्ड T20 में भी कैरी करें, तो बाबर आजम जिन्होंने कुछ दिन कबल एक सेंचुरी भी लगाई T20 में, नाउ ही इज़ गेटिंग फॉर्मिडेबल। बाबर अपने शॉट से, जो कि आप देख भी रहे हैं, अपने तमाम तर नाकदीन को जवाब दे रहे हैं। और अच्छी तरह से याद है कि जिस वक्त बाबर अच्छे पॉइंट्स के साथ खेल रहे थे, तो जो क्रिटिक्स थे बेसिकली,
वो ये कहते थे कि जी बाबर टाइम अच्छा करते हैं, हिट अच्छे नहीं लगा रहे, तो अब वो T20 में सेंचुरी भी लगा रहे हैं। वो लोग जो कहते थे कि बाबर अच्छा खेलते लेकिन तेज़ नहीं खेलते, अब उन्होंने जो है वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 7023 तरीन रन किए हैं। और सोचे तोड़ा भी किसका रिकॉर्ड है, क्रिस गेल का। तो लेट्स सी कि ये फॉर्म जो है बाबर और होपफुली बाकी भी जितने भी फॉर्म में हैं वो वर्ल्ड T20 में उसकी कन्वर्जन बड़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि छोटी दुनिया करने पे आए बड़े बड़े काम कर जाती है। ऐसा ही जहानत में कुछ कर दिखाया है नन्हे अयाद ने, जिसने 7 समंदर पार से कई अवार्ड्स जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। और ये जो फख्रे पाकिस्तान है, इनसे मिलवाएंगे लाहौर से आयशा आता। हंसता मुस्कुराता चेहरा, उम्र महज 22 माह, मगर शरारती अयाद ने जहानत में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। फाइटर तैयारों के नाम हूँ। ये कौन सा प्लेन है? पैंटम। ओके। ये कौन सा प्लेन है? वेनम। ये कौन सा प्लेन है? लाइट प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? हॉक प्लेन। या पूछे जाएं शोहदा के नाम। ये कौन है? अकरम शहीद। ये कौन है? ये कौन है? अजीज भट्टी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बात की जाए, ये कौन सा मिसाइल है? बाबर। ये कौन सा प्लेन है? गज़नवी। ये कौन सा है? अबादी। या मुख्तलिफ ममालिक के जहाज और इनके परचमों बारे पूछा जाए, ये नन्हा बच्चा हर बात का जवाब खुदादाद जहानत से देता है। इराक प्लेन। सिर्फ यही नहीं, जनरल नॉलेज में भी अयाद बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में कौन पसंद है आपको? अल्लाह कितने हैं? पाकिस्तान का दोस्त कौन सा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा पसंद है? और अगर मूड हो साइंसदान बनने का, तो ये हुनर भी अयाद ने अभी से सीख रखा है। मोहम्मद अयाद की वालदा का कहना है, पूरी दुनिया में ये वाहिद बच्चा है जो 2 साल से भी कम उम्र में न सिर्फ बोलता बल्कि चीजों की पहचान भी रखता है। 5 मंथ्स में वो रिकग्निशन करना स्टार्ट हो गया था। मतलब उसमें वो जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको रिकग्नाइज कर लेता था, एनिमल्स को रिकग्नाइज कर लेता था, फ्रूट्स को रिकग्नाइज कर लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों में एडिशन होती गई। तो अभी ये है कि माशाल्लाह से वो बाकी चीज़ों को, सोलर प्लैनेट्स को, जेट्स, फाइटर जेट्स को, इसके अलावा बोन्स को, ऑर्गन्स को, फ्लैग्स को, इसके अलावा जो हमारे वैसे प्लेन्स हैं, सिविल प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं, उनको रिकग्नाइज कर लेता है, टैंक्स को रिकग्नाइज कर लेता है। इसको अभी तक 17 मेडल्स और अवार्ड्स और 2 ऑनररी डॉक्टरेट मिल चुके हैं। उसमें इसको मतलब चैम्पियन ऑफ द यूनिवर्स का अवार्ड मिला। एक मास्टर इनका होता है जो तमिल में वो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन को कहते हैं, उसका अवार्ड इसको मिला। इसके अलावा अब तो ये है कि वो इसको साथ मतलब ऑफिशियली इसको डॉक्टर, इंडिया में वो इसको डॉक्टर मोहम्मद अयाद बुलाते हैं। इंटरनेशनल जो हैं वो 17-18 हैं और अभी मज़ीद 3-4 हैं जो इसके आने वाले हैं। और जो पाकिस्तान के हैं वो 2 हैं और 1 के लिए सिलेक्टेड है, तो टोटल 3 पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसके हैं। छोटी उम्र में अपनी जहानत का लोहा मनवाने वाला अयाद अपने जैसे बाकी बच्चों के लिए मिसाल है। अयाद की जहानत के सिर्फ मुल्की ही नहीं बल्कि गैर मुल्की भी मोतरफ है। ऐसे में इसे फख्रे पाकिस्तान कहा जाए तो ये गलत न होगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आताज, समा, लाहौर। बाय बाय। चलें जी, रिपोर्ट आपने देखिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। अदालती राहदारियों से आ रही है एक दिलचस्प खबर। मुसलसल अदालती चक्कर और केस लड़ने से बचने के लिए कायम मुसालियती सेंटर्स की मिसाली कारकर्दगी सामने आई है। लाहौर में कायम ADR सेंटर ने अपने क़याम से अब तक 600 से ज़ायद साइलिन के दरमियान सुलह करवा दी है और सुलह करवा के इन केसेस को ख़त्म भी कर दिया है। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे।
पाकिस्तान में किसी भी छोटे से छोटे तनाज़े पर मुकदमा करना बातचीत करने से ज्यादा आसान है। शायद इस वजह से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सूबे भर में मुसालहती सेंटर्स कायम किए थे, जिनका मकसद मुकदमेबाजी से निकलकर मुद्दई और मुल्जिम के दरमियान मामले को अफहाम व तफहीम से हल करना है। लाहौर के मसालहती सेंटर की शानदार कारकर्दगी के बायस 632 साइलिन को इंसाफ मिल चुका है। 357 केसेस फरीकैन की अदम दस्तयाबी के बायस ज़ेरे इल्तवा हैं। ADR सेंटर से इंसाफ पाने वालों ने ऐसे मजीद सेंटर्स के क़याम को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। 5 साल हो गए भाई हमारा केस फंसा हुआ था, और अब हमारा जो इस मसालती अदालत में केस है वो हल हो गया है, और मैं इस अदालतों को अप्रिशिएट करता हूँ। 7 साल से ना ज़मीन का मसला चल रहा था, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। हमारी फैमिली इसमें ना आपस में बहुत ज़्यादा क्रैशेस हो गए हैं। अभी यहाँ पे आ गए ना, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है यहाँ पे कि यहाँ पे अच्छा ही हमारे हक में फैसला होगा। वकला का कहना है कि लोगों को मसालहती सेंटर से फौरी और बरवक्त इंसाफ मिल रहा है। इसमें जो सालों के पेंडिंग केसेस थे उनको सम अप बहुत जल्दी कर दिया जाता है। दोनों पार्टीज़ की मशावरत के साथ काफ़ी अच्छा एक हुकूमत का ये इक़दाम है, इसको हम दिल की गहराइयों से सराहते हैं। साइलिन और वकला ने मुसालहती सेंटर्स के दायरा कार को वसी करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो यकीनन वो लोग जो चक्कर पे चक्कर काटते हैं अदालत के और उनके केसेस लटके रहते हैं, उनके लिए तो बड़ी खुशाइंद ये खबर है। इसी मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुसालहती सेंटर्स कायम करने वाले साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक साहब ने। सब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ADR सेंटर आम साइलिन कैसे रुजू कर सकते हैं? पहला सवाल यही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे आज इस मौजू को चुना है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये इतना अहम मौजू है। ADR जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान में कोई नई बात तो है नहीं। 1997 से जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इसको शुरू किया था, और उसके बाद एक लंबा वक्फा आया, हम इसको उस तरह से नाफिज ना कर पाए, और मंसूर अली शाह साहब की कोशिश से फिर इसमें मसालहती सेंटर जो हैं वो हमने कायम किए, जिसमें जजेस की तरबियत की गई कि वो लोगों को राग़िब करें कि उन्हें अपने मामलात के लिए अदालत के बाहर भी बैठ के कोई आपस में बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त, और ख़ास तौर पे अमेरिका में मैं आपको मेंशन करूँगा, 98% केसेस जो हैं वो ADR को रेफ़र हो चुके हैं। ये मैं लेटेस्ट आपको अदाद-ओ-शुमार अमेरिका के बता रहा हूँ। यूरोप में इस वक्त जो कामयाबी का तनासुब है मुकदमात की ADR में जाने का, वो 80% से ज़्यादा है। पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हमें अपने बेतहाशा अदालती निज़ाम के अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए अल्टीमेटली ADR का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारे ADR सेंटर हैं, हम सारे बहुत शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर पे जो ADR एक्ट मंजूर कर रखा है पंजाब असम्बली ने, उसको नाफिज करने के लिए कोई फौरी अहकामात जारी करें। बहुत अरसे से 2019 से एक्ट पास हुआ है। अवाइल 2019 से मैंने ऑनेस्टली बड़ी एफ़र्ट की इसके लिए, पंजाब असम्बली के साथ मुसलसल रब्ते में रहा, बार बार उनसे कहते रहे कि आप इसको नाफिज करें, क्योंकि जब तक लॉ की सपोर्ट नहीं होगी उस वक्त तक लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी कि उनके लिए ADR कितना ज़्यादा मुफीद है। ADR का क्या मतलब है, मैं आपकी इजाज़त से आज फोरम से लोगों को बताना चाहूँगा। ADR का मतलब होता है कि उनके किसी तनाज़े का ऐसा हल भी मौजूद है जो जज साहब ने फैसला करना है, उससे बहुत पहले आपस में बैठ के किया जा सकता है। इसमें मीडिएशन भी है, आर्बिट्रेशन भी है, और बहुत से इसके तरीके हैं। जी, आप ज़बरदस्त सर। जैसा कि जो आपका इक़दाम है वो मुतरफ़ है, हर कोई तारीफ़ करता हमें नज़र आता है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी एक मुश्किल मरहला लगता था पाकिस्तान में, लेकिन मुल्की तारीख की पहली शाम की अदालत कायम की आपने। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक केसेस की समाअत होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये शाम की अदालत सिर्फ गार्जियन और फैमिली केसेस की समाअत करती है। सबके जहन में ये भी सवाल आता होगा, क्या सिविल और फौजदारी मुकदमात के लिए शाम की अदालतें कायम हो सकती हैं? ये मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल। अगर आपको याद हो, और आपके चैनल्स ने जब हमने इसको शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है,
बहुत अप्रिशिएट किया गया, ख़ासतौर पे मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। शाम की अदालत एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, मुझे ख़ुद बड़ी दिक्कत थी, बड़ी अपोजिशन थी इसकी, और उसी वक्त मैंने अपने इनाग्रेशन में ये कहा था कि इसके हम फौरी तौर पे जब इसका तजर्बा कामयाब हो जाएगा तो इसको रेंट के मामलात में और बहुत से छोटे जो सिविल मामलात हैं उसमें ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जल्द ही चीफ जस्टिस इस बारे में जो मौजूदा हैं वो कोई ऑर्डर जारी करेंगे, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे वो जज साहबान जिन्होंने 8 घंटे 10 घंटे काम करना होता है अदालत में बैठ के, अगर वो देर से अपनी अदालत को शुरू करें, लोग अपने मामलात निपटा के आएँ। ख़ास तौर पे आप देखेंगे औरतें और बच्चे जो बेचारे स्कूल से छुट्टियां करके आते थे, बच्चियां जिनके केस होते थे, वो अपने जॉब से छुट्टी लेने की कोशिश करती थी, नहीं आती थी, अदालतों में उनके ख़िलाफ़ फैसला हो जाता था इस बात पे, तो उनको कितना फ़ायदा हुआ इसका। लेकिन मैं इस बात पे आज के इस मौजू के हवाले से कहूँगा कि ये जो ADR है इसको फ़रोग़ देने के लिए मीडिया भी अपना किरदार अदा करे, लोग भी अपना किरदार अदा करें। मैं इसमें आपको एक बात की निशानदेही करना चाहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा तजुर्बा किया इसमें अपनी रिटायरमेंट के बाद, और ASK आस्क के नाम से आओ सुलह करें एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं 2 दिन इकबाल टाउन में बैठता हूँ, आप यकीन करें हज़ारों कपल्स आते हैं मेरे पास, ये टोटल फ्री सर्विस है, और हम लोगों की बैठ के सुलह कराते हैं। मुझे देख के इतनी खुशी होती है कि वो मुकदमात जो मैंने हाई कोर्ट में तकरीबन 50,000 फैसला किए उसकी इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी मुझे इन लोगों की सुलह करा के हो रही है, कि किस तरह से लोग बेचारे साल हर साल अदालतों में धक्के खाते हैं, और सिर्फ अपनी अना की वजह से, अपने गुस्से की ऐनक ना उतारने की वजह से वो अपने इस सारे मामलात में उलझे रहते हैं। मैंने कोई एक कपल नहीं देखा आज तक कि जिनकी ये ख्वाहिश हो कि उनके बच्चे रुल जाएं। एक कपल को मैंने नहीं सुना कि जो ये चाहते हों कि उनका घर टूट जाए। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो चाहते हों कि उनके बच्चे इस तरह से ख्वार होते फिरे अदालतों में, लेकिन सब ने अपनी अपनी अना का खोल चढ़ाया हुआ है। जब आप लोग ADR की तरफ आएंगे, जब आपको जज साहब ये कहेंगे उस एक्ट का जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले आप जाएं और जाके अपनी कोशिश करें कि आपका कोई बड़ा आपकी मुसालियत करा दे। अभी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, आपने सुना होगा, पिछले हफ्ते में ये अनाउंसमेंट हुआ है कि फैमिली मैटर्स में सब में आपको जाना पड़ेगा। हर जज के पास जब आप जाएंगे तो वो कहेंगे पहले जाओ और जाके सुलह करके आओ, कोशिश करके आओ। और जब आप सुलह की कोशिश करेंगे इसमें फेलियर है ही नहीं। जब आप अखलास से कोशिश करते हैं कि हम सुलह करें तो ये गिव एंड टेक का मामला है, ये अपनी ज़िंदगियों को बचाने का मामला होता है। ये अदालतों में आना कोई सेहतमंद बात तो है नहीं। पाकिस्तान में हर साल 40 लाख मुकदमात दायर होते हैं, 40 लाख इस मुल्क में, और आप देखें कि 35 लाख केस हर साल फैसला होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 21 लाख से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अपने इस प्रेशर को लेके कहाँ जाएंगे? इतने साल तक एफर्ट करने के बावजूद अभी तक सवाए इस्लामाबाद के वो जो फेडरल एरिया है उसके अलावा, फेडरल कैपिटल एरिया के अलावा पाकिस्तान के किसी इलाके में अभी तक ADR का कोई मौसर कानून नाफज नहीं किया गया। सही। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सुपीरियर जुडिशरी से, अपने साथी जजों से, कि वो इसके लिए हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आम शहरियों को ये सबसे बड़ा मुतालबा होना चाहिए पाकिस्तानियों का, पढ़े लिखे लोगों का, हमारे जर्नलिस्ट का, कि प्लीज़ ADR को नाफज करें। ADR पूरी दुनिया में अगर 98% नाफज हो गया, 90% रिजल्ट दे रहा है, तो हमें क्या कबाहत है कि वही हमारा जो पुराने ज़माने में लोग बड़े बैठ के फैसला करते थे, हम अदालत में जाने से पहले ये ट्राई क्यों नहीं करते? ला ये होगा कि हर जज साहब ये कहेंगे हर आने वाले लिटिगेंट को कि एक दफ़ा आप जाइए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगी मसालत आपकी तो फिर हम बैठे हैं, हम आपका फैसला कर दें। यही होता है अमेरिका में भी। सिर्फ हमारे यहाँ ये है कि लोगों को आसान लगता है अदालत में जाना, लोगों को आसान लगता है एक वकील साहब के ज़रिए अदालती निज़ाम का दरवाज़ा खटखटाना, इसलिए कि हमारे पास सेपरेट फोरम है नहीं है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने मसालती मराकज़ हमने कायम किए हुए? गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, हम जो रिटायर्ड लोग हैं सारे, जैसे मैं हूँ, एक फ़ारग आदमी हूँ, सारा दिन मैं घर बैठता हूँ, मुझे पेंशन मिलती है। क्या ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी गली के लोगों को बुला के उनसे पूछूं अगर उनके कोई मसाइल हैं तो मैं उनको हल करने की कोशिश करूं, उनको बिठा के उनके साथ बात करूं? आप एक ये जो ADR है जिसको मीडिएशन ख़ास तौर पे हम कहते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास आपके मसले का हल है, सही मौजूद है, आपके अपने बैग में है, लेकिन वो गुम हो गया है, आपको अपने तस्सुब की अनक की वजह से, गुस्से की वजह से नज़र नहीं आ रहा वो हल। तो एक बंदा चाहिए आपको, कोई मुखलस आदमी आपके घर। इस ADR सिस्टम में मीडिएटर के लिए कानून दान होना भी ज़रूरी नहीं, इसके लिए सिर्फ बंदे का हमदर्द, मुखलस और ज़ीरक होना ज़रूरी है कि वो लोगों के मामलात को सुने, वो समझे
उनको कहे कि आओ मैं आपकी सुलह कराने में आपकी मदद करता हूँ, और लोग सुलह करने के लिए तैयार है। आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपका खुदा न खास्ता कोई डिस्प्यूट हो, आपका कोई झगड़ा हो किसी के साथ, बहन भाइयों में झगड़ा हो, तो क्या आपका दिल नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम इसको एक ही दिन में बैठ के सुलझा लें? बेशक। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। यूं ही ये एक्ट आ जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट इसको नाफिज करेगी, आप इसके रिजल्ट देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से लोगों के मुकदमात 1-2 दिनों में, 4 दिनों में, 1 हफ्ते में, मैक्सिमम टाइम जो अमेरिका में बड़े सी बड़ी मीडिएशन में लगे, अभी तक 3 महीने का टाइम। सही। अच्छा सर, यही मैं समझता हूँ कि ये बहुत मेरा आपसे यही आखिरी सवाल यही होगा कि वो कहा जाता है ना, जो हमारी जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन जब बहुत सारे लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें जो लोअर कोर्ट्स पे प्रेशर आया हुआ होता है उसका इदराक नहीं होता। आपने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और जब से ये शुरू हुआ है, जैसे आपने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का भी नाम लिया, ADR सेंटर जैसे, मज़ीद क्या क्या इक़दामात हम कर सकते हैं? बिकॉज मोर देन लीगल थिंग या मोर देन अ कोर्ट थिंग, ये माशरे की इस्लाह की तरफ, कम्युनिटी सर्विसिंग की तरफ ज़्यादा ये इक़दाम नज़र आता है। ऐसे मज़ीद क्या क्या हम इक़दामात कर सकते हैं? थोड़ी सी सोच की तब्दीली के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमें एक तहरीक की शक्ल देनी होगी इस बात को कि आओ सुलह करें, आओ सुलह कराएं, आओ बैठ के बात करें। ये एक ट्रेंड है जिसको अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर लोगों में ये बात आ गई तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे सुलह कराने वाले। मैंने यहाँ पे देखा है कितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। कुछ रिटायर्ड जज साहबान हैं मेरे जो बाकायदा हमारे साथ रब्ते में हैं कि जी हमें भेजें लोगों को, हम उनकी बैठ के सुलह कराते हैं। तो जो ही हुकूमत की तरफ से इस तरह का एक्ट आएगा, इस तरह की सूरत हाल को कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाब नताइज आपको दे सकते हैं। पूरी दुनिया ने तजुर्बा करके देख लिया। अगर हम यूरोप की हर बात को कॉपी करके खुश हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी आला बातें कर रहे हैं, तो हम इस बात को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे? इस वक्त पाकिस्तान में बहुत संजीदा कोशिश हो रही है। अभी पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद में एक नेशनल समिट हुआ इस पे, ADR पे, जिसमें जस्टिस खोसा साहब, हमारे सबका चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब थे, मैं था, और बहुत से लोग थे जिन्होंने वहाँ बैठ के बात की। और कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बर वक्त ये बात की है। और वफाकी हुकूमत ने जो रिसेंटली ये फ़ैसला किया इस्लामाबाद में मसालती अदालतें कायम करने का और मसालती सेंटर्स कायम करने का, ये बड़ी खुशाइन बात है मेरे लिए। मैं समझता हूँ ये मेरा एक ख्वाब था जो पूरा हुआ, भले रिटायरमेंट के बाद हो रहा है, लेकिन एक शानदार काम है। अगर इस मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत है, और आप जैसे चैनल और आप जैसे लोग जो इसको संजीदगी से ले रहे हैं, वो वाकई दाद के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारे आम मौजू पे बात की। सर बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए और सराहने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, ज़रा पुराना वक्त आपको याद कराते हैं जब हर घर में इंडियन चैनल्स रात 8 बजे से रात 1 बजे तक चलते थे और पाकिस्तानियों के दिमागों पर राज करते थे इंडियन चैनल। ये तो आपने बहुत अभी की बात की है। उससे पहले चले जाएं तो VCR सर VCR लग के केबलें दीगर घरों में पहुंचाई जाती थी। उसके बाद फिर भारतीय ड्रामों का बड़ा इन्फ्लक्स आया, और जो फिल्म्स, वो पाकिस्तान में बड़ी मांग थी उनकी। और इसको कहने में हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि कई फनकारों की फिल्म्स का लोग शदीद इंतज़ार करते थे। VCR लगते थे, कैसेटें आ रही हैं, और वो पता चलता था कि इस घर में VCR है तो आ जाओ सारे, पूरा मोहल्ला बैठ के देख रहा है। और फिर जब केबल का दौर आया ना, तब भी फैसल ऐसा ही था। तब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लोगों की सोच बदल गया, पाकिस्तानियों की तरजीहात बदल रही हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन परफॉर्म किया, और नतीजा ये है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों के मुताबिक उन्होंने एक भी इंडियन फिल्म नहीं देखी। और साफ सी बात है, वो ऐसे बन भी नहीं रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये हकीकत भी है। ऑल्दो के हमारे ड्रामाज जो थे वो 70s 80s वाले भी, वो भी सही से ना, मतलब खींच के रखते थे इंडियन ऑडियंस को। और अभी इस चीज़ का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, अभी जो उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है, तो जो उनके जो स्टेज शोज थे वो तो दे वर लाइक हॉट केक सेलिंग इन इंडिया। तो गैलप ने किया है सर्वे, गैलप पाकिस्तान, 79% शहरियों ने सर्वे में ये राय दी है कि उन्होंने पिछले 1 साल में कोई इंडियन फिल्म नहीं देखी है। इस दिलचस्प सर्वे के दीगर दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार से मुतालिक जानने के लिए हमने राब्ता किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब से। बिलाल भाई
गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। यार ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सर्वे किया, ऑल्दो हम उस एज ग्रुप के हैं जहाँ हमने देखा है, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि लोग जो थे वो जौक दर जौक घरों में जमा हो रहे थे। क्योंकि जी वो फलां फिल्म आ गई है, उसकी कैसेट निकल आई है, VCR पे देखेंगे। देन द VCR थिंग चेंज, डिश एंटीना केम, फिर डिश ने जो है वो बड़ा इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसके बाद फिर केबल ऑब्वियसली आया। बट अब जो राय ये तब्दील हुई है पाकिस्तानियों की, क्या इसकी वजह है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसमें दो आई थिंक इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक ये कि जो दीगर ऑप्शंस हैं उनमें सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फिल्मों का इन द रीसेंट डेकेड एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है उनकी क्वालिटी में। तो इंटरनेशनल क्वालिटी की बनना शुरू हो गई हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, टॉपिक्स उन्होंने जो लेना शुरू किए हैं वो पहले से मुख्तलिफ हैं। और दूसरा अदर एंटरटेनमेंट, फॉरेन एंटरटेनमेंट, जिसमें आई थिंक जो टर्किश ड्रामाज हैं और टर्किश फिल्म्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी डब फॉर्म में पाकिस्तान में उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो हम जब जिस ज़माने की आप बात करें कि लोग VCR पे इंडियन फिल्म्स देखते थे, उस ज़माने में जब उनसे ये पूछते थे कि देखनी चाहिए तो लोग उसके बारे में काफ़ी मुतज़लज़ल होते थे कि देखनी तो नहीं चाहिए मगर अच्छी होती हैं, देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब अवेलेबिलिटी हुई किसी और क्वालिटी एंटरटेनमेंट की तो वो दिल तो नहीं चाहता था पहले भी, तो इसलिए उसको छोड़ने में काफ़ी आसानी हुई और लोग छोड़ के अब कम इंडियन फिल्म्स देख रहे हैं और ज़्यादा पाकिस्तानी और टर्किश ड्रामास देख रहे हैं। आई थिंक दूसरी जो है वो सप्लाई का इशू है, इन द सेंस कि पाकिस्तान में क्योंकि अब जो इंडियन चैनल्स हैं उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी भी वैसे यानी लीगली स्पीकिंग बार्ड हैं मगर केबल चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। तो सप्लाई क्योंकि कम हो गई है, ऑप्शंस दूसरी इंक्रीज़ कर गई हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म डिक्रीज़ नज़र आ रहा है। सही। अच्छा बिलाल, ये जो आपका सर्वे था मैं ये जानना चाहूँगी, ये इसमें किस एज ग्रुप के लोग शामिल थे? नौजवान ज़्यादा थे या ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी? क्योंकि होता अक्सर ये ना कि ख़वातीन को ज़्यादा शौक़ होता है इंडियन ड्रामे देखने का। अभी भी अक्सर ख़वातीन यूट्यूब पे चोरी छुपके लगा लेती हैं, तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा। बिल्कुल, तो ये तकरीबन कोई 1400 अफराद पे मबनी सर्वे था और हमारे जितने भी सर्वेस होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो जेंडर रेशो है या यंग लोगों की रेशो है, अर्बन रूरल की रेशो है, वो ही हमारे सैंपल में नज़र भी आ रही हो। तो इसमें हर उम्र के अफराद थे, यंग भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। इस पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आई है वो ये कि क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अब इंटरनेट बेस्ड हो गई है। आप टॉरेंट्स के थ्रू मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो उस पे क्योंकि ख़वातीन की रसाई कम है तो इसमें मर्दों की शरह ज़्यादा है जिन्होंने ये कहा कि वो इंडियन फिल्म्स उन्होंने पिछले 1 साल में देखी हैं बनिस्बत ख़वातीन के। और उसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि ख़वातीन के पास उस तरह की एक्सेस मौजूद नहीं है इंटरनेट की, और अब इंक्रीजिंगली दैट्स द ओनली सोर्स टू विच आप देख सकते हैं इंडियन फिल्म्स जो है। अच्छा बिलाल भाई, इसका ये भी तो रीज़न हो सकता है ना कि कितना ही क्रैप जहन बर्दाश्त कर सकता है। हम सॉरी, लेकिन जब आप वो ड्रामास को देखते हैं, एक हमारे ड्रामास मतलब वी टेक प्राइड इन देम, उनके जो बड़े बड़े अदाकार हैं अमिताभ से लेके अनुपम खेर तक, वो कहते हैं कि जी हम इनको अपने फिल्म सिटी में और ड्रामा इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं जो आपके ड्रामास होते थे या अभी भी होते हैं। दूसरी जानिब जब हम इंडियन स्पेसिफिकली मूवीज़ को हटा के इंडियन ड्रामास की बात करें, कितना ही क्रैप जहन बर्दाश्त कर सकता है ना। 100 करोड़ खो गए तो 200 करोड़ मेरे दराज से ले लो, तकिए के नीचे पड़े हैं वहाँ से ले लो, और मर गई है एक बंदी फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के फिर वापस आ गई है। तो इसका एक ये रीज़न भी हो सकता है कि जितना कचरा वो बना रहे थे वो कचरा अब मज़ीद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे लोग, ऐसा ही है, इंक्लूडिंग वुमेन एज वेल। बिल्कुल, आई थिंक अगर आप बॉलीवुड की वहाँ पर भी जो संजीदा सिनेमा की गुफ्तगू सुने तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी डिबेट मौजूद है जो यही कहती है कि अब हमारे पास दिखाने को जो कंटेंट है उसमें कुछ नया नहीं है, और कितना अरसा लोग जो हैं वो एक आइटम सॉन्ग्स टाइप चीज़ें देखते रहेंगे।
या इंक्रीजिंगली उन्होंने अपने आप को बेचने के लिए एक पाकिस्तान इंडिया इशू के ऊपर जो है फिल्में बनाना शुरू की। वो जिंगोइस्टिक अप्रोच जो है उनकी, जी, कितना अरसा लोग कत्ल गारत जो है वो मूवीज में बर्दाश्त करेंगे, लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कोई पेट्रियाटिज्म के लिए नहीं देखते। तो आई थिंक ये एक बात दुरुस्त है कि वहाँ पर भी जो एक क्राइसिस ऑफ क्वालिटी है, और इस पे आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने इस अपॉर्चुनिटी को कि सप्लाई रिड्यूस हो गई है, देखने के मौके कम हैं, उसको कैचअप किया है, बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि एक स्पेस मौजूद है तो हम जो पहले करते आए हैं वही करते रहें। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और आई थिंक हमारी जो पाकिस्तानी वैल्यूज़ हैं, ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उनको कुछ हद तक उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, जिससे आई थिंक मज़ीद बेहतरी आएगी। जो लोगों को क्वालिटी एंटरटेनमेंट है जो फैमिली के साथ देखी जाए, हमारी एक फैमिली वैल्यूज़ हैं जिसमें लोग देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट ऐसी जो फैमिली के साथ हो। तो अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कुछ इसको भी केटर करे तो आई थिंक मज़ीद इसमें ये जो 1/4 पाकिस्तानी अभी भी देखते हैं एज अपोज टू पाकिस्तानी फिल्म्स, आई थिंक उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। और अच्छा बिलाल भाई, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली बॉलीवुड हो जाए या फिर उनकी ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए, उनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि अगर आप 50 बना रहे हैं तो 50 में से 3-4 अच्छी आई जाती हैं। हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बड़ा कम है, क्वालिटी जो है वो उसकी आपने जैसे बताया कि वो गंडासे से उठ के अब हम जो हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन सिंस हमारा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, उधर वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल, इस पे आई थिंक वॉल्यूम का भी नंबर्स जो हैं पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है कि कितनी फिल्म्स को सेंसर बोर्ड ने अप्रूव किया, तो वो ग्रेजुअली एक्चुअली डिक्रीज़ कर रहे हैं। और उसमें ये देखा ये गया है कि जो रीजनल सिनेमा था, यानी पंजाबी में या पश्तो में फिल्म्स जो हैं उनका बनना भी पाकिस्तान में अब कुछ कम हो गया है। तो वैसे तो एक ये पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेशनल लेवल पे फिल्म्स बन रही हैं, मगर रीजनल फिल्म्स का ना बनना, एक जो रीजनल आर्टिस्ट्स की इंडस्ट्री थी, आई थिंक उसके लिए एक यानी उसमें एक जवाल आया है, उसके लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इसको हमें देखना चाहिए कि उसको हम कैसे, उन लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उमर शरीफ साहब को हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से जो दीगर इंडस्ट्री के आर्टिस्ट्स हैं, मेरे ख्याल से कि उनको सपोर्ट करने से भी क्वालिटी में, पाकिस्तानी क्वालिटी में बेहतरी आएगी। लोग उसको एक वायबल और मुअज़्ज़ज़ अगर पेशे के तौर पे देखेंगे। और बिलाल, इसका एक फ़ायदा हमें ये भी होगा ना कि हमारी इंडस्ट्री को अच्छा खासा फ़ायदा भी पहुंच रहा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी जो है वो इसको पसंद भी करते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और एक दिलचस्प, अब मुझे लगता है आप ज़रा पाकिस्तानी जो ना हाथ होला रखेंगे, जो बाकी बच्चे कुछ भी है ना वो भी पाकिस्तानी वो कर लेंगे, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा कंटेंट इवन अब जो वो नेटफ्लिक्स पे भी या दीगर इस तरह की सर्विसेज पे भी डाल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी इतना नहीं देखा जा रहा, वो भी बहुत ज़्यादा जिंग्विस्टिक है। कब तक आप पाकिस्तान को हरी झंडियों और तावीज़ और टोपियों का साथ पोर्ट्रे करते रहेंगे? प्लीज़ ओपन अप योर आइज, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे ड्रामे वहाँ पर बाकायदा देखे जाते हैं, और फिर उनको कब से और फिर अब उनको सोशल मीडिया पे बाकायदा सराहा भी जाता है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी आर्टिस्ट से जो अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और पता नहीं कौन कौन से दीगर तरीक़े हैं जिनको वो इस्तेमाल करती हैं, और जब वो इस्तेमाल करती हैं देन शी क्रिएट्स मास्टरपीस। हम बात कर रहे हैं कराची का आयशा मुबारक अली की, जो मुख्तलिफ काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, ऑल्दो के बना भी चुकी हैं। आयशा एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर हैं, और इन सब के होने के साथ साथ वो डिजिटल मीडियम में भी
काम करती हैं। यानी कि अगर सादा अल्फाज में कहें तो रिवायती अंदाज में काम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी वो बड़ी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों से जो वो काम करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है, उनके काम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में उन्हीं से ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अच्छा, इतने सारे काम एक साथ सर अंजाम देना, ये कैसे कर लेती हैं? देखें, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब आर्ट है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट की नौइयत को देखते हैं, आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर अंदाज में दिखाया जा सकता है। तो यही यकीनन मेरे पीछे भी यही चल रहा होता है दिमाग में कि काफ़ी दफ़ा होता है चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम रिसर्च करके बताएं। काफ़ी दफ़ा होता है आपको लगता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस और थोड़ा सा फैशन का टच दे के लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जा किया जा सकता है, ठीक है। तो बस उसकी वजह से मैं डिफरेंट मीडियम्स में काम करती हूँ। ये डिफरेंट मीडियम्स, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऐसे ही? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, जैसे डिजिटल आर्ट जो है, अब काफ़ी दफ़ा डिजिटल आर्ट भी तो एक वो वाला आर्ट है जो आपको पता है लोगों को भी इतना समझ नहीं आता। तो जब मैं इसको अगर एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगी कि डिजिटल आर्ट इज़ अ फ्यूजन आर्ट, ठीक है। एंड बाय दैट आई मीन कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें कहीं ना कहीं फ़ाइन आर्ट्स की भी टेक्निक्स यूज़ होंगी, कहीं ना कहीं किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर का भी इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनका वर्ड अभी आप पाकिस्तान में थोड़ा कम ही बहुत कम, तो उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया। तो ये मैंने अभी आपको मोटी मोटी बता दी कि ये टर्म्स हैं जो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं इनका दखल होता है। ठीक है। और ये जो सफ़र है आपका, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट हुई और मेरा शौक़ उस वक्त यही था कि मैं पेंटिंग करूँ। आई यूज़ टू वर्क इन एक्रेलिक पेंटिंग्स, यू नो, canvases and stuff, and then I thought that art needs to go beyond that because art की एक पावर है और वो पावर उसी तरीके से नज़र आ सकती है अगर आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रिटी पिक्चर, ठीक है, चाहे वो फैशन हो गया, लाइक वी आर ऑल वेयरिंग फैशन, ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बट जब तक उसके अंदर वो टच नहीं आएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्पीट कर सकें, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वेयर रिसर्च कम्स इन, दैट्स वेयर you start pushing yourself, you start learning about artificial intelligence, and that's how it started for me. And just you said के art जो है it's sky which has no limits basically. Exactly. तो Dark Skies Gaze Back ये एक प्रोजेक्ट है आपका, क्या है ये? सो डार्क स्काइज गेज बैक एक प्रोजेक्ट है जो हमने मतलब ये कोरोना से पहले का चल रहा था एक्चुअली, और मुझे याद है उस वक्त जब हम कर रहे थे तो इसमें इतनी चीज़ें थी। हम लोग कराची की लाइट पोल्यूशन एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम लोगों के साथ किस तरीके से बात करें। लाइट पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जब मैं बोलती हूँ ना, कहते हैं अच्छा इधर तो अभी रोटी के मसले हैं, जॉब्स के मसले हैं, आप लाइट पोल्यूशन ले आइए। एंड देन लाइट पोल्यूशन भी आपको पता है डिफरेंट पोल्यूशन ऑलरेडी लोगों को पता है, नॉइज़ पोल्यूशन। मैंने ये तो सुना था नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन नहीं पता ना। What is this light pollution? लेकिन इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस है। उसका ये है कि इस वक्त जो इस वक्त स्टूडियो में लाइट्स लगी हैं ये आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं, कितनी नहीं है। बहुत ज़्यादा। एंड इन द सेम वे जो आउटडोर लाइटिंग है, तो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है, बट इसका बेसिक यही नॉलेज है कि लाइट को आप स्टडी करें कि लाइट का क्या इस वक्त आपकी इम्पैक्ट पड़ा है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है, आपकी जो सर्काडियन रिदमिक आपका जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपका कहाँ किस किस लेवल पे इफेक्ट हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को कोई आर्ट के थ्रू हम बताएं, क्योंकि लोगों को खाली बातें फैक्चुअल नॉलेज कब तक चलेगा, यू नो, वी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स थ्रू आर्ट। तो मैंने इसके ऊपर ये टॉपिक पे किया। एंड सेकंड थिंग वाज वीमेन एम्पावरमेंट, जो मेरे काम में ऑलरेडी था कि मैं चाहती थी कि साउथ एशियन जो विमेन है उनको किसी तरीके से एक ऐसी नैरेटिव का पार्ट बनाया जाए विच इज़ नॉट जस्ट कि which is different from what we see in the mainstream media, if I put it. Right. They have to have a role of a warrior, of someone who is in power. तो ये दो ideas को combine करके through digital art I did this. Okay, now अब मैं चाहता हूँ कि जो अब हमने बहुत heavy terminologies use कर ली, ठीक है, जो एक art student को समझ भी आ सकती हैं, but those who are sitting at their homes, और वो बच्चियाँ जो जिस तरह आपने start किया था ना acrylic painting या फिर canvas पे, उनके लिए बताइए सादा अल्फाज में कि आज अगर आप एक प्रोजेक्ट आप पेंट कर रहे हो उसको, तो उसको अगर आप इनोवेशन देना चाह रहे हो तो वो किस हद तक और कैसे लेके जाएंगे। एक कैनवस की पेंटिंग को उसमें आप उसको डिजिटलाइज कैसे करोगे और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमल दखल कैसे और कब आएगा?
तो इसके बिल्कुल बहुत तरीके हैं, अब तो खैर बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसका सबसे, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका इसका ये होगा कि जो लोग कैनवस पेंटिंग्स करते हैं, जो जिसको भी आर्ट पसंद है, देखने का शौक़ है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करे कि डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, इसकी कोडिंग के तरीके बिल्कुल बेसिक वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगेन वो जैसे गिटहब हो गई, PTJ5 हो गई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अदर्स। देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, वो उसके ऊपर जाएं और थोड़ी बहुत लर्निंग दे विल हैव टू डू, बिकॉज ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो वो करें और फिर देखें कि ये कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर उनको कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा ही रही है वन वे और अनदर, सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर देम। और लाइट पोल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अपकमिंग जनरेशन को, बिकॉज हम सारा दिन लाइट के सामने बैठे रहते हैं, लैपटॉप, यू नो, ब्लू लाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल। यस, सो समथिंग टू थिंक अबाउट एंड समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर द यंगर जनरेशन स्पेशली, बिकॉज ये आइडियाज़ वो हैं जो अब हमारे आने वाले मसले वो नहीं होंगे जो पुराने थे। बिल्कुल ऐसे। तो अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। वन इज़ माई ओन कलेक्शन, costume and mixed media art collection, which is again using these techniques, and second one is I'm going to be working as an artist for Karachi Binale, which is coming next year, जैसे होता है हर साल, तो I'll be one of the artists on board। और अभी क्योंकि मेरा एक और बिनाले भी हुआ था, इंटरनेशनल न्यू मीडिया आर्ट बिनाले, सो आफ्टर दैट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत मिलती है इस तरह के आइडियाज़ को, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमें रिसर्च करनी चाहिए और जाके इनको देखना चाहिए, व्हाट्स द स्कोप एंड वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली जब हम कम्पीट करने की बात करते हैं? तो स्कोप इसका इस सेंस में बहुत है, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आएगी यू नीड मोर पीपल, राइट? पीपल नीड टू थिंक कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तभी वो चीज़ होगी। बिकॉज जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा यूँ करते हैं कि नहीं, हम तो डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए हमें एक्रिलिक पेंटिंग्स में ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स ये आप ना करें, ये बहुत प्यारा आर्ट है, आई डू इट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट, लाइक सम आर्टिस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि आप इंटरनेशनली कैसे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ कैसे, और यहाँ पाकिस्तान में यू नो वी आर रिसर्च और नथिंग इज हैपनिंग, सो वी नीड मोर एनर्जी। तो अभी तक क्या कमेंट ज़्यादातर मिलते हैं? यही कि कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, फलानी इस चीज़ पे आ जाओ, ये कर लो। फैमिली सपोर्ट बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है। फैमिली की मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपनी फैमिली की है। देन देर आर अदर पीपल जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं, सलमान है, रेहान है, ये लोग दे आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग मी विद द रिसर्च। और क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है कॉस्मिक ट्राइब के नाम से, जिसके थ्रू हम और आउटरीच करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो स्कूल्स में जाके बच्चों को बताना कि आप प्लीज़ ये लाइट पोल्यूशन को समझें, इन टॉपिक्स, स्पेस साइंसेस क्या है, मतलब वो इनोवेटिव टॉपिक्स जो बच्चों की बुक्स में नहीं है, वो बताना, उसके आउटरीच में। बड़ों की बुक्स में भी नहीं है स्पेस साइंसेस को तुम समझते हैं ना, पाकिस्तान, ये तो अलग फिर टॉपिक हो जाएगा पूरा। अगेन इट्स अनदर कॉन्वर्सेशन, बट फॉर नाउ आई वुड से कि वो जो यूथ है और बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, उनको आप बताओ, ताकि पता चले ना उनको आने वाले अपने वक्त में ये आइडिया हो कि उन्होंने किस चीज़ की तरफ जाना है। जैसे हम कहते हैं ना, रटा रटाई चीज़ ही दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वो दुनिया बहुत चेंज हो रही है। इन लास्ट मैं आपसे चाहूँगा कि ऑब्वियसली जब आप इस तरह से आते हैं और मोटिवेशन बनते हैं दूसरों के लिए, तो दूसरों के भी जहन, ख़ास तौर पर हमारा जो स्टूडेंट तबका है उसका भी बड़ा जहन खुलता है। यू नो, एज एन आर्टिस्ट और इतने सारे जॉनराज में काम करने वाले आर्टिस्ट के, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द जनरेशन कमिंग अप? So I would say that think big. Don't listen to people who say कि आप सिर्फ ये कर सकते हो और इससे ज़्यादा बियॉन्ड पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक, बिकॉज अगर आपने इनिशिएटिव लोगे ना, देन यू डोंट गेट टू कंप्लेन, यू हैव टू टेक इट एंड ट्रस्ट मी, आपको रास्ते मिलेंगे एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी, बिकॉज इंटरनेशनली देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इवन गोइंग, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग then it's you, but trust me, there's scope now, because this is the future. Artificial intelligence, machine learning, digital art, it's a way to think and it's a way to be, so you have to do that. Thank you so much, Aisha, for coming to the studios and we wish you best of luck. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बात क्रिकेट की हो जाए। नेशनल T20 जो चल रहा है, बेहतरीन क्रिकेट हो रही है, लेकिन बदतरीन फील्डिंग हो रही है और इसकी नई मिसाल कायम हुई है। कैसे? नॉर्दर्न के फील्डर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ 6 गेंदों पे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 कैचेस गिरा दिए, लेकिन हुआ ये कि 4 कैचेस
4 कैचेस गिराने के बावजूद वो मैच भी जीत गए। मतलब कि आगे वाली बहुत ही कोई हल्की टीम थी कि जिसके सिर्फ 6 बॉलों पे 4 कैचेस गिर रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि मतलब इससे ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटी देना। शादाब ने कैच गिराया, फिर जो है एक और फील्डर ने कैच गिराया, आप देख भी सकते हैं। और ये कोई इतने मुश्किल भी नहीं थे, बिल्कुल इजी पीजी कैचेस थे। मतलब इन इट कम्स एंड आउट इट गोज। और ये एक और जो है कैच गिर गया बहुत आसानी से। सोहेल तनवीर ने एक कैच गिराया था। खेल के मैदान से खबर है कि पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा की साथी खिलाड़ियों पर नवाजिशात। मोइन खान को एक बार फिर टीम मैनेजर लगाने का इम्कान है। मोहम्मद अकरम को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ओहदे की पेशकश कर दी है। कादिर ख्वाजा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि कहीं करम हो रहा है और कहीं सितम हो रहा है, नवाजिशात भी की जा रही हैं और कुर्सियों से भी नवाजा जा रहा है। रमीज राजा की साथी खिलाड़ियों पर नवाजिशात और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कादिर ख्वाजा की। पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी कैसे आएगी? नए चेयरमैन के पुराने फैसले, साथी खिलाड़ियों पर नवाजिशात। 2015 में टीम के मैनेजर रहने वाले साबिक कप्तान मोइन खान को एक बार फिर मैनेजर का ओहदा मिलने का इम्कान है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन और सुभान अहमद को एक बार फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का ओहदा दिया जा सकता है। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने हेड कोच बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन रमीज राजा ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ओहदे की पेशकश कर दी। रमीज राजा ने बोर्ड मुलाजमीन के लिए नए अहकामात भी जारी कर दिए। दफातर से जाते हुए लाइट्स बंद, एसी का कम इस्तेमाल और 2 कप की बजाय 1 कप चाय पीने की हिदायत की। दबे लफ्जों में भारी तनख्वाहों वाले मुलाजमीन को भी पैगाम दे दिया। कहा, हमें काम करना है और अपनी मौजूदगी का जवाब बताना है। पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाना हदफ है। अगर ऐसा ना कर सके तो हमारे रहने का जवाब नहीं। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर आपको देते हैं। फैसलाबाद का इलाका है नड़वाला चौक, जहां पर गलत पार्किंग से रोकने पर शहरियों ने वार्डन को तशद्दुद का निशाना बना डाला और ये वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूसुफ चीमा फैसल हमारे साथ है। यूसुफ, ये कब का वाक़या बताइए? देखिए, गुज़श्ता शाम ये वाक़या पेश आया जिसके अंदर ट्रैफिक वार्डन ने जो इस्तगासा देकर FIR करवाई। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इन्होंने गलत पार्किंग की थी, जिसके बाद मैंने इनको रोका कि आपने गलत पार्किंग क्यों की है। जिसके बाद इन्होंने आकर खवातीन समेत मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरी वर्दी फाड़ी और मेरे से वायरलेस सेट भी छीन लिया। तमाम जो मुल्ज़मान हैं वो इस वीडियो के अंदर भी बाकायदा बरमला कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसने हमारी खवातीन के ऊपर हाथ उठाया, जिसके बाद हमने ये सारा इंतहाई कदम उठाया है। तमाम पुलिस ने FIR के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। एक बार फिर शो के एंड में वही बात कि अपना बहुत ख्याल रखें। और अच्छी बात यह है कि आज मुझे शो ओपन करते हुए बड़ा मजा आया, बिकॉज अब जो रेट है कोविड का, इट्स नाउ डाउन टू 2.something%, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 कमिंग डाउन टू 2। बहुत ओवरवेलमिंग है, तो अपना इसका बहुत ख्याल रखें और इसी तरीके से वैक्सीन लगवाएं। हमारी बात इसी तरह से हम मानते रहे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।